मैं परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी इबादत है और उसके अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता। कुछ लोग सूफी भी होते हैं मेरी तरह। मुझे वहाँ का माहौल नहीं पसंद। और मैं एक दफ़ा ड्रामा साइन करने भी गई थी, लेकिन जब उन्होंने गलत बात की ना तो मैंने वो ड्रामा उसी टाइम छोड़ के वापस आ गई। अभी भी आप सिंगल हैं? ऐसा ही है जी। तो शादी के हवाले से क्या प्लान किया? कोई आपने भी दिल जोड़ा किसी के साथ या बस तोड़ ही रही हैं अभी दिल? अभी तक तोड़ रही हूँ। मैं काम छोड़ने के बाद ना एक मदरसा खोलूंगी और मुझे कुरान पाक हिफ्ज करना है, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, और मैं ये करूंगी, इंशाल्लाह करूंगी मैं। तो मेरी ख्वाहिशात जो है ना कुछ अलग सी हैं। आपने तो कमाल ही कर दिया वैसे। वहाज अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा हाँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। वहाज, टीवी ये आर्टिस्ट। आपका कैमरा है, कोई पैगाम देना चाहें वहाज से, कोई मुलाकात के लिए या नहीं, उनके साथ काम मुलाकात नहीं के लिए? करूंगी। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनके साथ मूवीज में काम करूं, वहाज के साथ। वहाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे वर्सटाइल अदाकार हैं, बहुत सारी न्यू जनरेशन ऐसी है जिन्होंने अपने एक मुनफरिद स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। इन्हीं में एक नाम ऐसा भी है जो आई तो थी यहाँ पर फैशन शोज़ में, अब मॉडलिंग करते हुए, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और वो बनाया उन्होंने रक्स में। आज हमारे डीपी पॉडकास्ट में जो शख्सियत शरीक हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए बहुत शोहरत हासिल की। आज मेरे साथ मौजूद हैं नमरीन भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। नमरीन, आप बहुत वर्सटाइल अदाकारा हैं। आपने अपने करियर का आगाज जो है वो किया मॉडलिंग से और बहुत बड़े नाम हैं जैसे खावर रियाज है, इनके अलावा भी आपने उनके बहुत अच्छे अच्छे आपने शोज किए, उनके साथ आपने काम किया, अपना एक नाम बनाया। लेकिन आज आपका जो नाम है वो है क्लासिकी रक्स की वजह से, क्लासिकल रक्स की वजह से बहुत मशहूर है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने करियर कब शुरू किया और फिर आपने क्यों सोचा कि मॉडलिंग के बजाय आप जो हैं अब ज़्यादा अपना वक्त जो है वो रक्स में देंगी, रक्स में गुजारेंगी और रक्स जो है वो आपकी पहचान बना। तो ज़रा डिटेल में हमें ज़रा इनिशियल स्टेज से बताइएगा कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। जी जी ज़रूर। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मेरी एज उस टाइम 15 ईयर की थी और जब मैंने आगाज़ किया था बहुत टीन एज होती जिसमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन पहला जो मेरा शूट था और जो उसके बाद कमर्शियल्स मैंने जो किए, स्टिल शूट किए, वो सब खावर भाई की वजह से किए मैंने। मैं उन्हीं की मॉडल थी और उन्हीं के साथ मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत मज़ा आया और डाइटिंग बहुत करवाते थे उस टाइम यकीन करें वो खाना नहीं खाने देते थे, कहते थे बस बहुत। उन्होंने एक ऊपर जिम बनाया हुआ था और एक लेक्चर होता था जो हमें डेली दिया जाता था, कैट वॉक हमने सीखी है और सीखने के बाद फिर मैंने कैट वॉक भी किया। और उसके अलावा जो क्लासिकल है ना, ये मेरी ज़िंदगी में अचानक आ गया। ये मोड़ एक ऐसा मोड़ है को मैंने चाहा नहीं था कि मैं कभी परफॉर्मर बनूंगी और मुझे मालूम भी नहीं था। तो अक्सर मैं जब भी मैं शूट करती थी या मैं डांस जरूर करते थे तो मुझे एक दिन खावर भाई बोलते हैं कि नबरीन तुम्हें मूवीज में आना चाहिए, तुम्हें ना मूवी करवाते हैं। मैंने कहा सर मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक है। तो सर ने कहा चलो ठीक है। लंदन में मुझे मूवी मिली थी उस टाइम, लेकिन मेरी मदर ने मुझे अकेले जाने की परमिशन नहीं दी, इसलिए मैंने वो मूवी नहीं की उस टाइम। एक दिन अचानक ऐसी बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि जी पीटीवी के अंदर एक शो था क्लासिकल, जिसमें मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे चांस मिल जाए। वहाँ पे पहली दफ़ा मुझे शायदा मिनी जी ने चांस दिया था मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद, और वो था राग एमन। राग एमन बहुत बड़ा राग है और मेरे पीछे 6 से 7 उस्ताद होते थे और मैंने खानू सम्राट से सीखा। मेरे टीचर वो थे माशाल्लाह, और उनसे मैंने सीखा। कथक डांस की मैंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं और बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और घर से भी बहुत डांट खाई है और फैमिली और जितने भी रिश्तेदार, क्योंकि आपको पता है ये जो डांसर्स होती हैं या परफॉर्मर है, हमारी मतलब कल्चर इस तरह कि इनको पसंद नहीं किया जाता।
लेकिन उसके अंदर आपने अपनी इज्जत को भी महफूज रखना है और काम भी करना है, तो ये दोनों चीज़ें एक लड़की के लिए मुश्किल हो जाती है। तो खैर एनीवेज मैंने वो सारा कुछ किया, कोशिश की और मुझे अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। अच्छा ये बताइएगा नमरीन, जैसा आपने कहा कि आपकी फैमिली में तो कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो शोबिस से रिलेटेड हो या काम करता हो, और फिर आपने जब इनिशिएटिव लिया तो आपकी जो फैमिली है उसने एक बार तो जाहिर है आपके लिए एक्शन लिया और आपको मना भी किया, लेकिन आपका टैलेंट जो था ना वो इतना भरा हुआ था कि वो अगर आप परफॉर्म ना भी करती तो उसने वो क्या कहते हैं ना, हाँ जी, बाहर आ ही जाना था। तो ये मुझे बताइएगा कि जब आपने अब फैसला कर लिया कि मैंने अब शोबिस की दुनिया में अपना नाम बनाना है, तो सबसे ज्यादा मुश्किलात जो थी या सबसे ज्यादा जो आपके घर में नाराज हुआ वो कौन था शख्स? मेरे भाई। अच्छा। मेरे भाई। और उस टाइम बहुत सख्ती थी, उस टाइम बहुत डर भी था, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन सबसे बाइकआउट करके मैं इस लाइन पे आई हूँ। आपको पता है मेरी माशाल्लाह 7 बहनें भी हैं जो मैरिड हैं, और मेरी मतलब घर के अंदर कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सिवा मेरे, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था। मैं जब भी जाती थी स्कूल में और मैं फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में, लेकिन एक अवार्ड होता था मेरे डांस का जो मैंने 400 जीतना होता था, फर्स्ट आती थी उसमें मैं। तो ये एक बचपन का शौक भी था और मुझे ना जुनून की हद तक शौक है अभी तक। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है आपने छोटे होते हुए तो तरबियत नहीं ली, ना तालीम ली, तो किस आर्टिस्ट को, किस रकास को या किस रकासा को देख के आप जो है ना सीखती थी? कौन आपका आइडियल था उस वक्त में? सच बोलूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं। मुझे बचपन से ही, मैं जब बहुत छोटी भी थी ना तो मुझे क्लासिकल गाने पसंद थे। मैं मधुबाला जी को देखती थी, मीना कुमारी को देखती थी, नूरजहां जी को देखती थी, रानी बेगम थी हमारी माशाल्लाह, वो अंजुमन जी के मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, उनको देखती थी। तो मेरे अंदर एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। मैं थी छोटी लेकिन सोच मेरी इतनी बड़ी थी और मैं उनको सारी रात देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि आज मैं मधुबाला बनूंगी और कल मुझे मीना कुमारी बनना है। हाँ यकीन करें। और मैं वो सारा जो प्ले है ना वो मेरे रूम के अंदर होता था, मैं लॉक करके और छुप के मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन अपनी कामली को बिठा के कहती थी देखो अब मैं ये गाना कर रही हूँ, मैं वैसी लग रही हूँ ना। और फिर मैं आईने में मैंने बहुत परफॉर्मेंस की है। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा, आपको पता है शोबिज की जो दुनिया है उसमें खूबसूरती को बहुत रेट किया जाता है, तो आपको किसने सबसे पहले बताया शोबिज की दुनिया में कि आप बहुत प्यारी हैं और आप इस फील्ड में कामयाब हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक गुड लुकिंग लड़की जो है वो उसको काफी ज्यादा मौके मिलते हैं काम करने के लिए, तो इस हवाले से बताइएगा आपको कब महसूस हुआ कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं यहाँ कामयाब हो सकती हूँ? मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगता है इंसान की सबसे बड़ी जो मासूमियत है वो उसका दिल होता है, और इंसान का अच्छा होना बहुत ज़्यादा खूबसूरती का मेरे सामने मुझे लगता है कि इंसान खूबसूरत होना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा मैं खूबसूरत हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो लक है ना, आपकी किस्मत, वो अच्छी होनी चाहिए। और मैं नमाज भी पढ़ती हूँ माशाल्लाह, और मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ मांगती हूँ। खूबसूरत बहुत सारे चेहरे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, सही बात है। और खूबसूरती मैटर नहीं करती, आपकी मेहनत और आपकी लगन वो आपको आगे लेके जाती है। तो आपको पता है आज आपने जो शायद लेंस लगाए हैं या आपकी वैसी ओरिजिनल आंखें हैं, लेकिन आज आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, तो क्या ये असल हैं या आपने लेंस लगाए हुए हैं? मेरी असली ये असली आंखें हैं जो आप देख रहे हैं। क्या बात है। अब ये कुछ चीजें तो कॉट वट में रहने दें प्लीज। नहीं भाई, हमने तो आप पे छोड़ा था, हमने खुद पे तो नहीं, हमने कहा आप ही बताएं जो भी असल चीज है। मुझे ऐसे लगता है कि आप, अगर मैंने लेंस लगाए मुझ पे खूबसूरत लगे हैं तो ये भी अल्लाह की रहमत है। सही बात है।
बस सारे कमाल अल्लाह ताला के हैं और तो कुछ नहीं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि जब कोई आर्टिस्ट बन जाता है तो उसमें बड़े नखरे आ जाते हैं, हम भी फील्ड में देखते हैं, लेकिन आपके हवाले से जो भी बात करता है वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है, मट्टी से जुड़ी हुई है, और हाँ, और ताबेदार सी है। जब भी किसी परफॉर्मेंस में आप जाती हैं, अपने सीनियर्स के घुटनों को हाथ लगाती हैं, फिर आप स्टेज पे जाती हैं, ये सब कुछ, ये तरबियत आपने कहाँ से ली? मेरी नेचर में शामिल है। मैंने अपनी अम्मी की बहुत इज्जत की, अपने भाई की बहुत इज्जत की है, अपनी बहनों की, और मैं शुरू से ऐसी हूँ, इनोसेंट कहते हैं मुझे मेरे घर में। तो मैं शुरू से पोलाइट इसी तरह की हूँ। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, देखिए आपने कितनी खूबसूरत इनोसेंट, और वो आप लगती भी हैं। हाँ। लेकिन क्या इस फील्ड में आपको पता है बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बड़े तेज हैं, जी। वो किसी इनोसेंट को इनोसेंट रहने नहीं देते। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ फील्ड में कि आपकी इनोसेंसी से, आपके मासूमियत से किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की हो और आपसे उसकी क्लास हुई हो, या किसी को डांटा हो, या कभी थप्पड़ ही दे दिया हो? कभी ऐसा वाकया कोई हुआ? जी, एक बार हुआ था। जी, हमें शेयर कीजिए जरा। जी, रॉयल पब में ना मेरा गाना था, और उस गाने को मैंने 3 मंथ में किया। 3 मंथ में मैंने उस गाने को किया, रेसल्स की वहां पे। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जब प्यार किया तो डरना क्या, वो गाना था। उसका मैंने एक एक स्टेप, मधुबाला जी का, उसको मैंने मतलब 5 डेज लगते थे मुझे, क्योंकि उनके जो जैसे वो मूव्स करती थी ना, उसके अंदर ना बहुत, मतलब आपको ना बहुत ज्यादा स्लोली वो कर, और वो जब आप स्लो परफॉर्मेंस करते हो तो आपके दिल की धड़कन तेज होती है, और फ्लेक्सिबल भी होता है बहुत ज्यादा, मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो मैंने किया, तो जब वो गाना मैं करने लगी ना, स्टेज पे थी, तो वो बंद हो गया आवाज। किसी ने मेरी वो सीडी जो थी ना निकाल के तोड़ दी। वजह कोई डिमांड थी उनकी? नहीं, इसलिए कि नबीन की ये परफॉर्मेंस ना हो। अच्छा, इसलिए ऐसे होता है स्टेज बैक स्टेज होता है। अच्छा, मुझे उन्होंने ना वापस बुला लिया, और उन्होंने कहा कि अभी ना कोई और परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ खराबी होगी जिसकी वजह से कॉमेडियन कुछ आ गए, उन्होंने अपनी कॉमेडी शुरू कर दी, कॉमेडी अपना जुगतबाजी शुरू हो गई। जुगतबाजी के दरमियान जब मैं पीछे गई तो मैं चीख के बोली, मैंने कहा ये किसने ये जुल्म किया मुझ पे? तो वो कहते नहीं, इनसे टूटी है। मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं आपका सर फाड़ दूं। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा आपने मेरी सीढ़ी तोड़ दी। कहते अब क्या हो सकता है? कुछ। मेरे कहा सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, ये दुनिया है, और दुनिया में हर चीज का हल है। आप एक काम करो। कहते क्या? मैंने कहा आप यूट्यूब पे कि गाना निकालो और मैं इस पे परफॉर्मेंस करूंगी। मिस आपने तो कहा था ये स्लो और वाला ये, मैंने कहा नहीं अब मैं फास्ट पे करूंगी, आप ये गाना निकालो। वो गाना निकाला, आप यकीन करें मुझे इतनी क्लैप्स हुई वहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा काम मिला, मैं आपको बताने से। मैंने घर जाके नफल अदा करती हूँ, मेरी आदत है। मैं परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी इबादत है, और उसके अंदर कोई चीज पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता। अगर आप कहते हैं ना ये डांस और रक्स बुरी चीज है, तो भी बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। जब मैं बोर होती हूँ तो मैं भी देखती हूँ। किसको देखती हैं जब आप बोर होती हैं? आपका पसंदीदा कौन ऐसा रकास या रकासा? मुझे मधुबाला जी पसंद है, और माधुरी जी, क्या बात है। माधुरी जी, और खूबसूरती में मुझे करीना कपूर बहुत बहुत पसंद है। अच्छा जी। आजकल मुझे तमन्ना। क्या बात। आजकल तो मुझे वो पसंद है। अच्छा, बात ये है कि एक आर्टिस्ट के लिए सरहदें तो होती नहीं है, उनके लिए तो काम बहुत अहमियत रखता है। जी जी। तो इंडियन जो परफॉर्मेंस करती हैं लड़कियां, या इंडियन जो आर्टिस्ट हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि वो प्रोफेशनलिज्म में या काम में, हमारी जो आर्टिस्ट हैं जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं काम करने वाली, आपको सही बताइएगा क्या फर्क नजर आता है इनमें? अगर हमारी एक ही आर्टिस्ट जिनका नाम है नरगिस, अगर आप उनको उठा लें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई भी लड़की उन जैसी है। मैं उनकी दिल से फैन हूँ। मुझे नरगिस जी के जो जितने भी उन्होंने पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास ना जो माइंड है ना उन लोगों का काम करने का, वो डिफरेंट है।
वो काम को इबादत समझ के करते हैं। उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ें होती है, जब वो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो काम है। लेकिन यहाँ पर स्टाइल है लड़कियों में, मुझे ऐसा लगता है आजकल जितनी भी लड़कियां आ रही हैं उनमें स्टाइल है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चलती नहीं उनके सामने, और अगर उनको पहले तो उनको मौका मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो मुझे लगता है वो, मुझे ऐसा लगता है हमारे आर्टिस्ट ठीक नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनमें, प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए उस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। और जो पहले के आर्टिस्ट थे वो लोग दिल से, लगन से और मजदूर बन के काम करते थे। आजकल स्टाइल में रह के काम, स्टाइल में रह के कोई चीज नहीं होती। अच्छा नमरीन, एक हमारा जो मुआशरा है, जैसे आपने शुरू में कहा, मुआशरा जो है ना वो मिला जुला रद्द अमल देता है इस पे। हाँ, ठीक है ना, जिसको जो चीज पसंद है वो तो उसके लिए अहमियत भी है और वो उसको ऑन भी करता है, और जिसको वो चीज नहीं पसंद, तबकात होते हैं ना मुख्तलिफ से, तो वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर गाने को, रक्स को। तो फिर भी मैं देख रहा हूं कि 1948 से हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, तेरी याद पहली फिल्म थी, और आज तक ये जो इंडस्ट्री है ये चल रही है, और इसमें बेशुमार लोगों ने इसके खिलाफ भी बयान दिए, बेशुमार लोग मैदान में भी आए, फिर भी ये चीज़ें चलती रहीं। और आज भी हम देखते हैं कि तकरीबन 78 साल हो चुके पाकिस्तान बने को, और बहुत सारे आर्टिस्ट आए, रक्कास आए, बहुत सारे ऐसे रक्कासाई आई जिन्होंने बहुत शोहरत ली। तो आप ये मुझे बताइएगा कि मुआशरती हालात में या जो आजकल के दौर में आप क्या समझती हैं कि किस तरह इसको आप बैलेंस करेंगी? अगर कोई आपको कह दे कि ये जो रक्स है ये हमारे मुआशरे में, मैं वैसे मेरी आदत है, मैं ना चीज़ें जो है ना मजहबी सतह पर लेके नहीं जाता, क्योंकि जाहिर है वो हमारा काम नहीं है, हमें इतना उसके हवाले से इल्म भी नहीं है कि पता नहीं कौन सी, और हम वो बात करेंगे भी नहीं और कर भी नहीं सकते। जी, मुआशरती लिहाज से अगर आप देखती हैं तो फिर आप बताइएगा कि रक्स को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? अज़ा की शायरी को, अज़ा की शायरी को तो बड़े अदब के साथ किया जाता है पेश। मैं जब भी इस रक्स को पेश करती हूँ, मैं इसमें देखती हूँ कि 2 साल का बच्चे से लेके, मुझे ऐसे लगता है 80 साल के बंदा या बंदी हो, वो भी मुझे देखे तो उसे शर्म मत आए। हाँ, मैं तो इसको ऐसे ही लेके चलूंगी। और दुनिया चाहे जितनी मर्जी बुरी हो जाए, जैसी मर्जी हो जाए, मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मैं जब भी परफॉर्मेंस करती हूँ, मैं एक चीज़ का पूरा ख्याल करती हूँ कि कोई ऐसा स्टेप ना हो जिस पे तनकीन की जाए, तनकीद हो। ऐसा स्टेप मैं नहीं करती। अच्छा, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो लड़कियों, मुझे शॉर्टकट मारने नहीं आता, मुझे काम करना है म्यूजिक और शायरी को बयान करना खूबसूरती के साथ। अच्छा, मैंने अक्सर देखा, आपके शोज भी देखे, आप जब भी परफॉर्म करती हैं आप मुकम्मल ड्रेसअप होती हैं, मुकम्मल ड्रेस होता है आपका, कोई शॉर्ट नहीं पहनती आप। नहीं, ठीक है, ये आपने खुद से ही ये ख्याल आया आपको, या आपकी तरबियत में था कि आपने ये काम करना है, उसके लिए यही ड्रेसअप जो है ना, यही ड्रेसेस जो है ना वो जरूरी हैं? आज आपको एक, ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये अक्सर मेरे माइंड में ये चीजें घूमती हैं कि मैं ऐसी क्यों। तो मुझे ऐसे लगता है ये जिसके अंदर खुदा का खौफ है ना, कोई भी लड़की या लड़का, वो अपनी लिमिट में रह के ही काम करेगा। और मुझे मेरे अंदर एक खुदा का खौफ भी है, और एक और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे कि मेरी फैमिली को ऐसी चीज़ें ना पता चले और वो मुझसे दूर ना हो जाए। तो मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ। क्या बात है, ये वाकई आप बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने टीवी पे बहुत काम किया, जी। आपने शोज में बहुत परफॉर्मेंस दी और बड़ी बड़ी हिट परफॉर्मेंस दी। जी, माशाल्लाह। आपको पाकिस्तान में जैसे रानी बेगम का नाम लिया, तो रानी बेगम ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिसमें क्लासिकी मौसीकी जो है या क्लासिकल रक्स जो है उसको बड़ा पसंद किया गया। उनका कौन सा ऐसा गीत है जिस पे आप परफॉर्म करती हैं तो लोग जो है वो हाल तालियों से गूंज उठता है, क्योंकि काफी आपने परफॉर्म किया है? जी जी, मैंने A+ में किया था यकीन के आएगी ये राता कभी, वो मुझे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद था और बहुत देखती थी उस पे उनकी मैं परफॉर्मेंस। तो वो मैंने किया था, तो उस टाइम ना मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, आप यकीन करें कि हर लड़की वहाँ पे, एक बहुत बड़ा एक इवेंट था और उस टाइम साहिल लोधी साहब
और वो आमिर लोधी, उन्हीं वही छाए हुए थे वहाँ पे। तो मैंने बहुत काम किया A+ में। और वहाँ पे जो मेरा पहला जो शो था ना, मैंने A+ ज्वाइन जब किया था, वो था और पिया। क्या बात। और उसकी होस्ट थी नरगिस जी और साई लोधी। और आप यकीन करें, तब मैं थी बहुत छोटी, स्मॉल थी, और पिया गाना था। और वहाँ हामिद अली खान साहब माशाल्लाह, जिनका बहुत लेजेंड और जिनका बहुत नाम है, उनके बाद वारिस बेग माशाल्लाह, आप यकीन करें, मदिया शाह जी। और उसमें अब आप देखिए इतने बड़े बड़े स्टार्स में मैं उनको कहती थी मेरे हेयर बनाओ, और वो मुझे छोटी समझ के कहते थे साइड पे हो जाओ। मैं कह रही थी मैं स्टार हूँ, मैंने अभी और पिया गाना करना है। और मैंने कहा मैंने आप सब लोगों की छुट्टी करवा देनी है। अच्छा। हामिद अली खान साहब ने मुझे कहा इधर आओ बेटा, बहुत बुरी बात है। ये क्या बात की? मैंने कहा आपको नहीं पता मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। अच्छा। मैं बहुत अच्छी परफॉर्मर हूँ, लेकिन मेरे हेयर नहीं बना रहे। वो कहते इधर आओ, इसके हेयर बनाओ। बुरी बात है, आप इसके हेयर बनाओ। अच्छा, उन्होंने तो मुझे कह दिया, उसने मेरे आधे हेयर बनाए फिर छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मेरी आंटी बाहर बैठी हुई थी, मैंने कहा आंटी मेरी ना चुटिया कर दो आप। आंटी कहती मुझे तो चुटिया करनी नहीं आती। मैंने कहा गाँव की, और वो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी उस टाइम। लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी रहमत हुई कि उसी टाइम मुझे आवाज़ पड़ी और मेरे बाल हेयर खुले हुए थे। और मैंने और पिया गाना किया, जिसमें मुझे जाते सार जब मैंने एक स्टेप मतलब उसका आगाज़ किया ना म्यूज़िक के साथ, तो क्लैप शुरू। फिर दरमियान में वो जो बहुत बड़ा हॉल था, उसको मैंने उस टाइम मैंने चक्कर लिए थे, वो मुझे अभी तक याद है, 30 के करीब थे। अच्छा। और ठक करके जब मैं वहाँ दरमियान में आई हूँ ना, फिर क्लैप। उसके बाद जो लास्ट उसका था, उसमें भी मुझे क्लैप मिली। वो मेरी लाइफ का पहला गाना, और 3 दफ़ा क्लैप हुई। और सब लोगों ने मुझे वापस बुलाया। नरगिस जी ने कहा वापस आओ, ये तुमने क्या किया, तुमने तो पागल कर दिया हमें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो मैंने कहा मैं ना प्यार करती हूँ। कहती किससे? मैंने कहा अपने काम से। तो उन्होंने कहा वाह स्वीट। तो उसके बाद फिर बस A+ बोलो कि मैं ना फेवरेट बन गई थी। अच्छा, आप सिर्फ टीवी वालों की फेवरेट नहीं है, मैंने देखा आप आर्टिस्टों की भी फेवरेट हैं। हाँ, क्योंकि जिस भी आज भी मैं देखता हूँ, किसी की भी सालगिरह होती है, किसी की भी शादी होती है, शोबिज के स्टार्स जो हैं, वो कोई आए ना आए, वो कहते हैं नमरीन लाजमी आए। नमरीन को वो लोग इतना पसंद करते हैं, आर्टिस्ट भी आपसे प्यार करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये अल्लाह की रहमत है, मुझे इसकी वजह नहीं मालूम, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। और मैं कभी किसी से जेलिस नहीं होती, और मुझे ऐसे लगता है ये जो प्यार है ना, बस ये भी अल्लाह की रहमत है और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपको, क्योंकि आपको पता है बहुत अरसा से ना हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है। साल में 2, 4, 5 फिल्में बनती हैं, उनमें से भी 1, 2 अच्छी होती हैं। जी जी। ये क्यों ऐसा बहरान आया? और आप अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर आप कोई सजेशन दें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो किस तरह बेहतर हो सकती है, उसका कामयाब दौर कैसे वापस आ सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस? ईमानदारी के साथ काम दें वो लड़कियां जो मजबूर हैं। मुझे ऐसे लगता है ये जितनी भी परफॉर्मर है स्टेज पे, अगर आज उन्होंने जो भी किया, गलत किया है, जो भी किया है, उसकी वजह हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर मुझे लगता है या उनके प्रोड्यूसर है। वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। अगर ये लोग मूवी बनाई, मायरा खान को पसंद करते हैं कि वो कराची से आ जाए, उनके पास आपको मालूम है जो वहाँ के टीवी स्टार है वो पेमेंट बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। जो यहाँ के ज़रूरतमंद है, जो लड़कियां दिन रात रेसल्स करती हैं और डेली काम कर रही है, ये मौका उनको देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मौका गलत लोगों को दिया जा रहा है जिनको जरूरत नहीं। अच्छा नमरीन, आप इतनी अच्छी डांसर हो, आप इतना अच्छा परफॉर्म करती हो, तो पाकिस्तान में फिल्म की अभी बात करेंगे हम। पाकिस्तान में स्टेज जो है वो काफी अरसा से उस पे डांस की वजह से काफी लड़कियां आई, उन्होंने अपना शोहरत भी हासिल की, नाम भी बनाया। तो आप स्टेज पे परफॉर्म क्यों नहीं करती? ये स्टेज ड्रामे हैं स्टेज, उन पे आपको किसने ऑफर की और क्यों नहीं काम किया आपने? मुझे ऑफर्स बहुत हुई है, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वहाँ का माहौल नहीं पसंद। और मैं एक दफ़ा ड्रामा साइन करने भी गई थी, लेकिन जब उन्होंने गलत बात की ना,
तो मैंने वो ड्रामा उसी टाइम छोड़ के वापस आ गई। एक्सप्लेन करें जरा, क्या कैसा वो, एक मिसाल के तौर पे जब नई लड़कियां आती हैं वो तो ये सोच के आती हैं हम आर्टिस्ट बनेंगे, पैसा कमाएंगे, घर वालों के काम आएंगे, जी जी। फिर क्या डिमांड्स ऐसी आती हैं, आप तो चलो छोड़ गई, तो आप आने वाली लड़कियों को बताएं कि अगर ऐसी कोई बात हो तो वो भी छोड़ें, तो और वो अपने आप छोड़ के compromise ना करें। मैं बताती हूँ, वो छोड़ के कराची चली जाए। कराची के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं कराची गई थी, मैंने आर्ट काउंसिल्स में वहां पे एक परफॉर्मेंस की थी, सूफी कलाम तेरे इश्क ने चाया करके थैया, वो बुल्ले शाह का कलाम है जो मैंने किया था। मुझे बहुत इज्जत मिली वहां पे, मुझे बहुत काम भी मिला वहां पर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिनके पास इधर काम नहीं उन्हें कराची चले जाना चाहिए। तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनकी क्या डिमांड होती है नई लड़कियों से? उनकी देखिए डिमांड भी आपको देख के करनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक आर्टिस्ट है ना, जो आपको जिसकी जरूरत है उसकी वजह से आपकी अगर मूवीज चल रही है तो एक को छोड़ दें। बिल्कुल, एक को छोड़ दे। कुछ लोग सूफी भी होते हैं मेरी तरह, तो वो सिर्फ अपने काम से प्यार करते हैं। उनके लिए अगर मुझे कोई सोने का महल भी दे देगा ना, तो मेरे अंदर खुदा का ईमान है, मैं उससे हटने वाली नहीं हूँ। मैं काम करूंगी और अच्छे तरीके के साथ करूंगी और इज्जत वाला करूंगी, वरना नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बात है। ये तो डिपेंड करता है बंदे पे, खुद पे, वो कितना मजबूत है। तो आपको एक बात बताओ, जिनके अंदर एक सच्चाई होती है ना, ईमानदारी, वो चाहे पीछे चले जाए चाहे आगे चले जाए, कोई भी सा दौर है वो ईमानदार ही रहेगा। वो जीते जी भी और मरने के बाद भी ईमानदारी रहते हैं वो लोग। अच्छा ये बताइएगा कि आप आज के दौर में आप पैसे को ज्यादा अहमियत देती हैं या आप चाहती हैं कि पैसा कम हो, काम मेयारी हो और इज्जत वाला हो? मुझे ऐसा लगता है काम भी अच्छा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। पैसे की तो आजकल बहुत ज़्यादा, आपको पता है, हर चीज़ कॉस्टली होती है, तो पैसा बहुत ज़रूरी है और उसके साथ काम अच्छा होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और वैसे पैसे को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होके और पैसे को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, अपने नाम में दौलत तो उनको मिल जाती है लेकिन शोहरत नहीं मिलती। अगर आप पीछे जाएं तो निशो जी हैं माशाल्लाह, हमारी बहुत बड़ी स्टार हैं और मुझे बहुत प्यारी लगती हैं वो। और मुमताज़ जी हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लेजेंड है ये जितनी स्टार्स हैं। तो हमें तो इनसे सीखना चाहिए। हम तो इनको मिलते हैं तो दुआ ही लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके बैठने के स्टाइल को भी फॉलो करें। क्या बात। अच्छा, निशो जी का आपने नाम लिया, उनको आपको पता है वो बड़ी शायरी करती हैं। बहुत बड़ा उनका स्टाइल है अपना। आज भी वो ऐसे ही हैं जैसे वो 25-30 साल की एक दो शीजा है, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। जी तो जी। आपने कभी कोई शेर बोला हो या कभी जहन में ऐसी कोई चीज आई हो कि ये, कभी बताइएगा, शेर आता है आपको कोई? शायरी सुनने का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है और बयान करने का नहीं है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी, वो किसी से प्यार करती थी। अच्छा। तो मुझे अक्सर वो उसका आई थिंक जुदाई वाला सीन था, तो मुझे वो शेर सुनाया करती थी। तो अच्छा, मैं कौन सा? दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दर्द ऐसा दिया है जो भरता नहीं। अच्छा अच्छा, आपको सुनाती थी वो? जी, मुझे सुनाती थी। तो ये वाकई कोई फ्रेंड थी या कोई आपका ही दिल टूटा था, कभी ऐसा भी हुआ? दिल तो टूटने के लिए बनता है। अच्छा। दिल तो होता ही इसलिए कि टूटा जाए। तो जब दिल टूट जाए, जब दिल जुड़ जाए ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अपनी जिंदगी में, क्यों आप माशाल्लाह आप अच्छा कमाती भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी, अच्छा काम भी कर रही हैं माशाल्लाह, तो अभी भी आप सिंगल हैं? ऐसा ही है जी। तो शादी के हवाले से क्या प्लान किया? कोई आपने भी दिल जोड़ा किसी के साथ या बस तोड़ ही रही हैं अभी दिल? अभी तक तोड़ रही हूँ। कितने दिल तोड़ चुकी हैं अभी तक? मेरे बहुत दिल तोड़े मैंने बहुत दिल तोड़े, उसकी सजा मैं अकेली हूँ। अच्छा, ओहो, अच्छा। नहीं, दिल तो लगाना चाहिए खूबसूरत इंसान के साथ, जिसके अंदर खुदा का खौफ हो और जो आपकी इज्जत करे, जो आपको इज्जत दे और आपकी केयर करे,
मुझे तो चाहिए, मुझे तो इस तरह का मर्द चाहिए जो एक दफा हाथ पकड़े फिर छोड़े ना। चाहे वो आपको कि आप काम छोड़ दो, जाहिर मर्दों की अपनी डिमांड्स भी वो होती तो है। मैंने छोड़ देना है एक दिन। अच्छा। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं काम छोड़ने के बाद ना एक मदरसा खोलूंगी और मुझे कुरान पाक हिफ्ज करना है, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, और मैं ये करूंगी, इंशाल्लाह करूंगी मैं। तो मेरी ख्वाहिशात जो है ना कुछ अलग सी हैं। आपने तो कमाल ही कर दिया वैसे। आप की डायरेक्शन, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे। मैं ये दुआ करूंगा कि आपकी ये नई ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। ख्वाहिशें पैदा होनी शुरू हो गई है क्योंकि अल्लाह ताला से प्यार हो गया है। और मुझे कभी खांसी भी आती है ना, ये मेरा गला खराब होता है, तो मैं आयत निकाल के ना पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। और फिर मेरी समझ में आता है कि मैं ऐसा मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाती, ये क्या कर रही हूँ। फिर मेरे माइंड में आता है ये हुआ इसलिए था कि मैं अल्लाह के करीब जाऊं। और मैं अगर नमाज ना पढ़ूं तो मेरे सर में बहुत पेन होता है, मैं काम नहीं कर सकती। मतलब वो मुझे लगता है ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से हो रही हैं। कोई इंसान सजदा नहीं कर सकता जब तक उसका हुक्म ना हो। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता जैसे मैं। प्यार आपसे तो बहुत लोग करते हैं जी, मुझे तो, हुआ नहीं है ना। हाँ, नहीं, आप उनमें से छांटी करें ना आखिर। आप मेरी बात सुने, यहाँ के जितने हीरो वो तो सब बुढ़े हो गए हैं, किसके साथ करूं? नहीं तो आपने जरूर शोबिज़ नहीं करना है आपका। जी, किसी हीरो के साथ करूंगी। अच्छा, ये भी ज़हन बनाया हुआ है जी, स्टार के साथ। जो स्टार्स होते हैं ना, आप जैसे मैं काम को काम समझते हैं। आप जब स्टार के अलावा किसी के साथ शादी करते हो, आपकी वो इज्जत वैल्यू नहीं होती। एक स्टार लड़की को एक स्टार के साथ ही शादी करनी चाहिए। आपकी बात में वजन है, लेकिन एक तरफ आप ये भी कह रही हैं कि मैंने ये छोड़ देना है और मैंने मदरसा भी खोलना है, वहां पर कुरान पाक हिफ्ज भी करना है। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं? वो मुझे ताने तो नहीं देगा ना। आप भी ये देखें ना, वो मेरी जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं, और मैं इनका नाम नहीं ले सकती, फील्ड से हैं और एक्टर्स हैं जिन्होंने शादी की और शादी के बाद उनके बहुत बुरे हाल हुए, उनको बहुत ज्यादा कोसा जाता है, तुम ये करती थी, तुम वो। ये चीजें आपके दिल को तोड़ती, आपकी रूह को तोड़ती हैं। जो इंसान चोरी करना छोड़ देना, या जो इंसान कोई, लोग इसको गलत कहते हैं, अगर वो इसको करना छोड़ दें तो वो गलत नहीं है, जो उसको कह रहा वो गलत है। तो इसी वजह से जो डिवोर्स हो रही है ना हमारे माशरे के अंदर, उसकी वजह मेन यही है कि आपस में सोच नहीं मिलती लोगों की। सोच नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच शादी के बाद बदल जाती है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है। और आप समझती हैं कि जो आपकी बीट, आपकी फील्ड का होगा, वो आपको भी समझेगा और आपकी सोच को भी जानेगा, पहचानेगा कि ये काम ही ऐसा है, तो इसमें जो है ना हमें कैसे, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है। आप ऐसा कोई आर्टिस्ट आपकी जेहन में है या अभी दुनिया में आना है उसने? नहीं, वहाज अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा। हाँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। वहाज, टीवी ये आर्टिस्ट। आपका कैमरा है, कोई पैगाम देना चाहें वहाज से, कोई मुलाकात के लिए या उनके साथ काम के लिए? करूंगी। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनके साथ मूवीज में काम करूं, वहाज के साथ। वहाज के साथ। अच्छा, नहीं ये तो अच्छी बात है, जाहिर है आप। और अब हम मूवी की तरफ जरा आते हैं। आपने कहा आपको मूवी का बहुत शौक है, ठीक है ना जी। तो एज ए हीरोइन, क्योंकि मूवी के लिए रक्स भी बहुत जरूरी है, वो तो आप मास्टर हैं उसमें, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि किस तरह की मूवी आप करना चाहती हैं? रोमांटिक, एक्शन, या आप चाहती हैं कोई कॉमेडी स्टाइल हो? आपका क्या पसंदीदा सब्जेक्ट है? मुझे लगता है मैं ऐसी मूवी करना चाहती हूँ जिसमें कोई अच्छा लेसन दिया जाए। जैसे आजकल ये जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, इनको जोड़ने के लिए कोई मूवीज बननी चाहिए। अच्छा। ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें कभी भी किसी भी लड़की को डिवोर्स ना हो। चाहे इस फील्ड की जो लड़कियां उनके ऊपर मूवीज बननी चाहिए। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपको याद है 90 के दहाई में सैयद नूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी सरगम? जी, महाराज कथक। तो मैं छोटी थी इस टाइम। अच्छा, वो जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका स्टाइल है, आपका काम है, तो उसमें अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार आई थिंक शामिल थे, और वो बहुत ही कमाल की मूवी थी, ठीक है, सरगम। और उसमें म्यूजिक के हवाले से, कथक के हवाले से, डांस के हवाले से बड़ा अच्छा काम था। तो आप अगर उस दौर में होती
तो मेरा ख्याल है कि आप उसकी हीरोइन होती, जितना अच्छा आप परफॉर्म करती हैं। तो इंशाल्लाह। आज अगर वैसी मूवी कोई बने तो उसके लिए, उस प्रोड्यूसर के लिए, उस डायरेक्टर के लिए खास आप क्या तजवीज देंगी, या उसके लिए कितनी रियायत करेंगी कि वो जो है ना आपको एज ए हीरोइन कास्ट करे? कुछ तो एडवांटेज उनको नजर आए ना। कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी और पैसे कम लूंगी इनसे। कुछ तो उनको देना चाहिए ना। कम लूंगी पैसे, और पहले तो आपको ना काम इस तरह का करना चाहिए, और ये जो शोहरत होती है ना, वो खुद ही दौलत लेके आती है। आपको एक इतना अच्छा काम करना है कि पूरी दुनिया आपको देखे और अब दुनिया आपकी डिमांड करे। अच्छा नमरीन, आपने पाकिस्तान के अलावा ना बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया, इंटरनेशनल शोज किए। बताइएगा जरा कहाँ कहाँ शोज किए और कौन से मुल्क में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जहां आपका बार बार जाने को जी चाहता है? जापान में। जापान के अंदर मैंने जब शोज किया था तो मेरे इतने ज़्यादा इतने फ़ैन थे कि जितने वो सिंगर्स थी वहाँ पे, एक उनका नाम नहीं मैं अभी लूँगी, और क्योंकि वो फिर मुझे मारेंगे बाद में। वो सब कहते थे कि नमरीन की परफॉर्मेंस चाहिए सिर्फ हमें, ठीक है, और हमने किसी को नहीं देखना। अच्छा। वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी, और मुझे ऐसे लगता है जापान के जो लोग हैं ना, बहुत अच्छे पीपल्स हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं वो लोग, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे खुद भी उनसे बहुत प्यार है। मैं एक बार गई हूँ, मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे लगता है दुनिया में शायद मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिलेगा। आप यकीन करें, ईद का दिन था और मेरा स्टेज लगा हुआ है और हम सब लोग परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं, और जो आ रहा ना, मुझे 10 लाख रुपया वहां पे मुझे सिर्फ ईदी मिली थी। क्या बात है, मेला तो आपने लूटा। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद जितने मजिशियन, जितने लोग हैं, सब ने मुझसे झगड़ा किया कि नमरीन तुम्हें मिली, हमें क्यों नहीं मिली। तो देखें, अब मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर बन जाता है जब इतने ज्यादा लोग हो ना, तो कोई उसमें एक को अप्रिशिएट किया जाए तो बुरा लगता है जो आपके साथ है। तो मैंने बांट दी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोग भी ले लो, लड़ो ना मुझसे झगड़ा नहीं करो प्लीज। अच्छा, और लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि जो अगर मूवी वाले ये कहें कि आप देखो नमरीन, हम आपके लिए फिल्म बना रहे हैं, तो क्यों ना आप फिल्म को प्रोड्यूस करो, तो आपका ज़हन है कोई ऐसी फिल्म बनाने का, म्यूजिकल डांस वांस उसमें भरपूर हो, तो उसको आप करना चाहेंगी प्रोड्यूस? मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग प्रोड्यूस करके मूवीज में काम करते हैं, अपनी मूवी को प्रमोट, अपने आप को प्रमोट किया तो क्या किया, प्रमोट करने वाला सामने वाला होना चाहिए, और मैंने मजदूर बन के काम करना है, फिर मज़ा आएगा। ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं शादियों के, और बाहर भी आप करके आई, पाकिस्तान में भी बहुत सारे होते हैं, तो जब आप यहाँ परफॉर्म करने जाती हैं तो अब कैसा माहौल आपको सामने नजर आता है? खासकर पाकिस्तान में लोगों की सोच क्या है? एक परफॉर्मर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो आप समझती हैं कि यहाँ पर भी डिसेंट लोग हैं, या यहाँ पर थोड़ा सा लेवल और है? मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून और इज्जत, जब मैं पाकिस्तान में परफॉर्मेंस के लिए जाती हूँ, एक स्टेज होता है और स्टेज के ऊपर कोई नहीं आता, और अगर कोई आएगा भी स्टेज पे तो वो इतने रिजनेबल होते हैं लोग कि दूरी इख्तियार करते हैं कि पास आर्टिस्ट के पास भी ना है। अच्छा। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया पाकिस्तान में, वो सब बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जैसा कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि आपको शौक था अदाकारी का, आपको शौक था रक्स करने का, तो आपने, ये भी हमें पता चला कि अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर सकी, बीच में आपने अधूरी छोड़ दी, तो कहाँ तक आपने तालीम की और फिर क्यों नहीं कंटिन्यू रखा इसे? मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। मैं वो भी नहीं कर सकी क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसकी वजह से ना शौक बहुत ज़्यादा था, और मेरा माइंड हर टाइम ये रहता था बस मुझे शूट करना है और मुझे मॉडल बनना है और मुझे स्टिल शूट करने हैं। उस टाइम में ना जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टिल शूट बहुत ज्यादा होते थे, अब शायद इतने नहीं होते। अखबारात में, मैगजीन में बहुत छपती थी। अखबारें जहाँ मैंने बहुत की है, और वो अब
अब्दुल कयूम साहब के साथ मैंने जी। कपड़ों के सीजन्स में वो उसमें मेरे अपनी कामली को 10-10 सूट दिया करती थी, 600-700 सूट करना मैंने, और वो इंतजार में होती थी कि बाजी आएंगे और हमें सूट मिलेंगे लाउन के। क्या बात। तो वो सारे कपड़े हमें ही मिलते थे, वो जितने हम किया करते थे शूट में वो हमारे होते थे, चाहे वो 600 हैं, 700 हैं या 1000 है, वो सारे मेरे खुद के होते थे। एक आर्टिस्ट के लिए उसका वेट जो है ना वो बहुत अहमियत रखता है। जी जी। तो आपने माशाल्लाह अभी तक अपने वेट को जो है ना वो प्रॉपर मैनेज करके रखा हुआ है। इसकी खास क्या वजह है? डाइटिंग करती हैं या रक्स की प्रैक्टिस ही आपकी इतनी है कि आपकी चर्बी जो है वो जिस्म पे आती नहीं है? रक्स की है, रक्स और डाइटिंग बहुत जरूरी है, मैं करती हूँ। मैं 1 अंडा और 2 स्लाइस सुबह के टाइम और अनार का जूस वो मुझे पीना होता है, और पूरे दिन में मुझे 1 रोटी खानी है, उसको मैं आधी खाती हूँ दोपहर को। सैलेड और वो जो सालन होता है थोड़ा सा ज्यादा ले लेना चाहिए ताकि आपके जो अंदर की जो कमी है वो पूरी हो जाए। और उसके अलावा जो रात के टाइम 6 बजे से पहले मैंने आधी रोटी खानी होती है। एक आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल है अपनी जुबान को भी बंद रखना, अपने जायके को कंट्रोल रखना, फिर अपने पेट की जो भूख है उसको भी मुकम्मल नहीं होने देते, कम ही रखते हैं ना। ये आपने अब आहिस्ता आहिस्ता तो आदत पड़ जाती है, शुरू शुरू में कितनी मुश्किल होती थी आप? अच्छा, मैं जो सोचती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, मुझे मुश्किल नहीं होती। एक चीज सोचिए कि ये नहीं करना तो नहीं करना, मेरे दिल पे मेरी हुकूमत है। क्या बात। अच्छा, आपका दिल का कोई और हुक्मरान नहीं है? नहीं, अभी तक मैं खुद हूँ। अच्छा, जो मैं चाहती हूँ वही मैं करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव चीजें करूँ, नेगेटिव मत करूँ। मैं 84 की थी जब इस फील्ड में आई हूँ वापिस। 84 की? जी जी। मैंने 20 kg कम किया है। अभी मैंने 10 kg और कम करना है। क्या बात है जी। वो 10 kg बस 6 मंथ लगेंगे, उसके बाद मैं 10 kg की हो जाऊंगी। तो फिर आपने वजन कहाँ पे रोकना है अपना आके? 50 पे बस। जी, अभी 65 की थी मैं, अभी 63 तक गई हूँ, और अब मुझे अभी और कम करना है, 12 kg तो करूंगी ना। चले जी, ये आपकी भरपूर आपको काम करना पड़ेगा, भूख को रोकना पड़ेगा, जुबान को वो कहते हैं ना जिप लगानी पड़ेगी, और अपनी ख्वाहिशात उनको भी दफन करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अच्छा, एक तारीफ मैं आपके बारे में कर सकती हूँ? जी जी, कर लें अगर आपको लगता है। मैं जब से आपको मैंने देखा है ना, आप मुझे बताया आप इतने मेंटेन कैसे हैं? माशाल्लाह, आपके चेहरे पे भी वही नूर और रौनक है, और आप स्मार्ट भी हो। आप मोटे हुए नहीं, बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत मोटे हो गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। आप काफी अरसा से देख रही है ना, इसलिए आपको। मैं काफी अरसे से आपको इसी साइज में देख रही हूँ। चले, अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं सही बताऊं, मैं खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खाने का शौक है, अच्छा खासा खाता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जो भी खाता हूँ ना वो हजम करके सोता हूँ। हाँ, वो कैसे? अगर मेरी कोशिश है कि रात का खाना मैं 8-9 बजे खा लूं, मैं सोता हूँ लेट नाइट, लेकिन मैं वॉक लाजमी मैंने करनी है, मैंने उसको, और मेरी एक्सरसाइज जो है चाहे वो 10 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो, वो मैंने लाजमी करनी होती है। निमरीन जी, आज बहुत अच्छी बातें हुई, यकीनन हमने दिल की बातें की, और आपने भी आज बड़ी साफ और शफाफ चीजें जो है हमारे सामने रखी। और जी नाजरीन, आपने देखा निमरीन भट्ट ने कितनी प्यारी प्यारी बातें की हैं। इनके अंदर एक आर्टिस्ट है, लेकिन एक खुदा का खौफ भी है, और ये बहुत ही ज्यादा हम्बल है और इनोसेंट है। ये आप खुद इसका फैसला कीजिएगा जब आप इनका इंटरव्यू देखेंगे, यकीनन आप कमेंट्स भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी होंगी। ये वाकई बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो दिल को छू लेती है। हम यकीनन इनको दोबारा फिर बुलवाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।